नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो पेपर होने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। आज के पेपर में बहुत नए क्वेश्चन होने वाले हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं। अपने ग्रुप सी के साथ साथ हमने जो हमारे पीसीएस के पेपर हुए अब तक प्रीवियस, वहां से भी अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं। ये हमारी प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप अभी तक इससे नहीं जुड़े, आप एक बार जुड़ो। इस पेपर को करते हैं, अपने नंबर काउंट कर रहे हैं, कितने नंबर बनते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसके बाद राजेश जोशी, शैलेश मटियानी और हरिशंकर परसाई। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो याद रखना ये हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण रचना है। हरिशंकर परसाई पहले ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो व्यंग के कारण प्रसिद्ध हुए थे। किस कारण, तो बताना, व्यंग के कारण। ये व्यंग के कारण प्रसिद्ध हुए थे। व्यंग होता तर्ज करना, कमेंट करना। जैसे इनकी रचना है प्रेमचंद्र के फटे जूते। इसी तरह से अन्य कवियों के बारे में भी लिखी है इन्होंने रचना। जैसे एक रचना पूछी जाती है, तुलसीदास चंदन घिसे, और पूछी भी गई है, तुलसीदास चंदन घिसे। तो ये व्यंग अर्थात कमेंट के माध्यम से अपनी रचनाओं को लिखते थे। तो व्यंग के माध्यम से प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति आते हरिशंकर परसाई जी। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1922 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु, तो बताना 1995 मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका संबंध कहां से, मध्य प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट और उपलब्धि याद रखनी है इन्हें। 1982 में 1982 में इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्जाम में आती है। दो तो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे दी गई है प्रेमचंद के फटे जूते और तुलसीदास चंदन घिसे। अन्य जो रचनाएं हैं देखते हैं, तब की बात और थी, तब की बात और थी, ये इन्हीं की रचना है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बेईमानी की परत, बेईमानी की परत, ये भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। उसके बाद हंसते हैं रोते हैं, याद रखना। अन्य जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रचनाएं तो सभी की इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हंसते हैं रोते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, उनके दिन फिरे। और जो आपको याद रखना है, टॉर्च बेचने वाला, टॉर्च बेचने वाला, ये भी है इनकी महत्वपूर्ण रचना। उसके बाद नेक्स्ट भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। एक और आती है इनका उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी। क्या नाम है, रानी नागफनी की कहानी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखना है, एक तो तुलसीदास चंदन घिसे, हमारे ही ग्रुप सी के पेपर में पूछी गई है, और प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी ये भी पूछी गई है, आपको याद रखना है। हरिशंकर परसाई की महत्वपूर्ण रचना है, संबंध कहां से, मध्य प्रदेश, और व्यंग के माध्यम से प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हमारा, इसमें पूछा स्त्रीलिंग शब्द, हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। रिपीट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। स्त्रीलिंग पूछा है। लिंग के बारे में जो आपको याद रखना है कि लिंग की पहचान किससे होती है, तो लिंग की पहचान करते हैं हम संज्ञा शब्द से। हिंदी में कितने होते हैं, तो हिंदी में हमारे दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, तो बताना, संस्कृत में होते हैं
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि सर्वनाम में लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन नहीं होता? तो सर्वनाम में लिंग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद देखो जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। हलवाई का क्या हो जाएगा? हलवाइन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और क्या बोला गया है? जब कोई ध्वनि एक ही शब्द में द्वित्व होता है 2 बार। जब कोई ध्वनि एक ही शब्द में द्वित्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? पहला दिया गया है युग्मक ध्वनि, संपर्क ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और उसके बाद विदेशज ध्वनि। तो एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? द्वित्व का मतलब 2 बार आ जाए। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, लिखते हैं जब हम उज्ज्वल, तो यहां पर ये क्या है? द्वित्व हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं दिक्कत, तो ये हो गई आपकी। उसके बाद द्वित्व, उसके बाद नेक्स्ट प्रसन्नता। तो ये जो हुए है द्वित्व, ये पूछा गया है जब कोई ध्वनि एक ही शब्द में द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ये परिभाषा किसकी है? युग्मक ध्वनि की है। ये जो लिखी गई है युग्मक ध्वनि होती है। पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन हमारे पीसीएस में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया हमारा और क्या पूछा है? तरणी शब्द का पर्यायवाची पूछा है। तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य, नाव, गंगा या यमुना। अब आपको जो याद रखना है, एक शब्द लिखा है तरणी, इस तरह से जो लिखा गया है, जो पूछा है, और एक तरणी होता है ये, मतलब लय पे छोटी मात्रा, और दोनों ही हमारे पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा के साथ पूछा गया है। अगर बड़ी मात्रा के साथ पूछा गया है तरणी, तो ये किसका? हमारा नाभ का पर्यायवाची है। अगर होता छोटी मात्रा के साथ तो ये किसका हो जाता हमारा? फिर हो जाता हमारा सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये याद रखना, जो बड़ी मात्रा के साथ आएगा किसका पर्यायवाची? हमारा नाभ का पर्यायवाची होता है। नाभ के बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, जैसा आता है नैया, नैया के बाद नौका, उसके बाद नैया, नौका, बेड़ा, जलयान, उसके बाद तरी, तरी के बाद तरंग, तरंग के बाद पतंग। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है हमारे नाव के, याद रखना। नैया, नौका, बेड़ा, जलयान, तरी और पतंग और तरंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया है 5। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो हमारे नए नए क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं, जितने भी हमारे 2000 पिछले 1-2 सालों में हुए हैं, उन सबसे हमने क्वेश्चन उठाए गए हैं। देख लेते जो दिया गया है। इत्रदान, कूड़ेदान, पानदान, फूलदान, पीकदान आदि में किस भाषा के प्रत्यय हैं? प्रत्यय पूछे गए हैं। आप ये शब्द निकाल लो जो हमारे हैं, इत्रदान, कूड़ादान, पानदान, फूलदान, ये हमारे क्या देशज है, विदेशज है, तत्समय, तद्भव है, जो भी है उसी से बने हुए सब प्रत्यय हैं। तो ये याद रखना, जितने भी हमारे शब्द हैं सब क्या है? ये विदेशज है। तो इन सब बनने वाले प्रत्यय भी क्या हो जाएंगे? हमारे विदेशी भाषा से ही हो जाएंगे। तो सब क्या हो जाएंगे? विदेशज प्रत्यय होते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन देखो नया पूछा गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कृदंत पूछा गया है। क्या पूछा है? कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। जो कृदंत क्रिया होती है वो किससे प्रभावित होती है? डायरेक्ट लिया गया है, पहला पुरुष से, दूसरा दिया गया है लिंग पुरुष से, लिंग वचन से, या वचन पुरुष से। बताइए किससे प्रभावित होती है? नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं या आपको अपने एक सीरीज के माध्यम से। तो याद रखना, जो हमारी कृदंत क्रिया होती है वो किससे प्रभावित होती है? लिंग और पुरुष से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वचन, तो वचन से क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वचन के आधार पर सही है, सही बताना है। कौन सा हमारा ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा सही दिया गया है। प्राण का बहुवचन क्या प्राणों होता है, दर्शन का क्या दर्शनों होता है, मुनि का क्या मुनियो होता है, दाम का क्या दामो होता है। इससे पहले जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया हमारा वचन से, ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। जबकि हमारी संस्कृत भाषा में, मराठी भाषा में और गुजराती भाषा में, संस्कृत मराठी गुजराती, इसमें कितने वचन होते हैं, तो बताना इसमें होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। जबकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं, जब वचन से क्वेश्चन आया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन वाले शब्द होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे वचन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं जो हमारे हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, प्राण कभी एक वचन नहीं होगा, हमेशा बहुवचन होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। दूसरा दिया गया है दाम, दाम हमारा हमेशा बहुवचन होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द आता है अक्षत, अक्षत के बाद आता है लोग, लोगों के बाद आता है समाचार, समाचार के साथ आता हमारा हस्ताक्षर। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको होश, जो कहते हैं होश उड़ गए, कभी ऐसा नहीं कहते होश उड़ गया। उसके बाद बाल हमेशा बहुवचन में होते हैं। उसके बाद आंसू निकल गए होते हैं, निकल गया नहीं होता है। आंसू के बाद और जो आपको याद रखना है, एक शब्द आता है आपका दर्शन, ठीक है। जब दर्शन आया तो ऑप्शन नंबर बी भी कटा, ठीक है। तो इस आधार से जो हमारे ऑप्शन कटते चले जाएंगे, तो देखो दर्शन ये दोनों वचनों में समान रहेगा, ठीक है, हमेशा बहुवचन होगा। उसके बाद दिया गया हमारा प्राण, ए खत्म हो जाएगा, दाम खत्म हो जाएगा, तो 3 आप अलग कर दो, बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। जो इसमें सही दिया गया है, मुनि का बनेगा बहुवचन मुनियो, सही, अन्य किसी का बहुवचन नहीं बनेगा। ये जो शब्द लिखे हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी गारंटी ली जा सकती है। आप 1000 प्रैक्टिस सेट उठा लो, अगर जब कभी बहुवचन से क्वेश्चन उल्टा सीधा किया होगा, तो यही 10-12 शब्द है जो हमारे बहुवचन के आधार पर उल्टे सीधे कर दिए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में चीजें आई होंगी। अब कभी भविष्य में वचन से क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करना। और देखो ये भी पूछा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। संस्कृत मराठी और गुजराती में 3 होते हैं, इसमें द्विवचन को शामिल किया जाता है, जबकि हिंदी में द्विवचन को शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, गलत आपको करना नहीं है। अब तक इतने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आपका परसेंटेज ऊपर आ चुका होगा। अगर आपको लगता है आपकी हिंदी डगमगा रही है, तो 2-3 टॉपिक आपके खराब होंगे, इसी में आपके नंबर कम आ रहे होंगे। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जो नानी है उसके आगे ननिहाल की बातें। पहला दिया गया है सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयत्न करना, क्या ये है सही। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट, अधिक ज्ञानवान, जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होते हैं, अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की सेखी बघेरना या बोलना। उसके बाद जो दिया गया है, नानी के पास जाकर अपने पिता के घर वालों की शिकायत करना। डी तो खत्म हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। ऑप्शन ए बी सी में सही बताना है। बताओ कौन सा होगा, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरा बताना है, कौन सा होगा। तो याद रखना, नानी के आगे ननिहाल की बातें ऐसे होता है जैसा आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने अपना ज्ञान दिखाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया है 9, पत्र लेखन से क्वेश्चन है। हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए, एक एक चीज होगी, विशेषता के साथ बताई जाएगी। अब देखो जो दिया गया है,
किस प्रकार के पत्र, किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है? पहला दिया गया है कार्यालय स्मृति पत्र, उसके बाद सामाजिक पत्र, उसके बाद प्रस्ताव पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, ये जो होता है अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी पत्र, इसे क्या बोलते हैं? पहले तो इसके बारे में याद रखना कि ये हमेशा टंकण विधि में छपता है। किसमें? टंकण विधि में छपता है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये ऐसा पत्र होता है जिसकी भाषा क्या होती है? गोपनीय होती है। ठीक है, जबकि जितने पत्र होते हैं भाषा उनकी गोपनीय नहीं होती है, तो इसकी भाषा गोपनीय रखी जा सकती है। ये पत्र जो हमारा व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे आपने देखा एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को देता है, अर्थात भाषा व्यक्तिगत हो सकती है। और जब भाषा व्यक्तिगत होगी, एक अधिकारी एक ही अधिकारी को देगा, तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, जैसे मेरे प्रिय जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे बोल सकता है मैं आपका मित्र। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मेरे प्रिय, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे अलग जो आपको याद रखना है इस पत्र के बारे में, इस पत्र में पूछा जाता है इस पत्र की शैली क्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है इस पत्र की शैली, तो बताना इसकी शैली होती है उत्तम पुरुषवाचक शैली। ठीक है, तो ये याद रखना जो दिया गया हमारा अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को दिया जाता है, टंकण विधि में लिखा जाता है, गोपनीय बातें होती है, व्यक्तिगत लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मेरे प्रिय, आपका शुभचिंतक, आपका मित्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, और शैली क्या होती है? उत्तम पुरुषवाचक इसकी शैली होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा, जो दिया गया है, हे प्रभु, प्रभु लिखा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें। वाक्य में कारक का चयन करना है, कौन सा हमारा कारक होगा? कारक के बारे में पूछा गया है। कारक क्या होते हैं हमारे? तो कारक हमारे परसर्ग होते हैं। क्या बोलते हैं कारक को? परसर्ग बोलते हैं। कारक के भेद पूछे जाते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक जो होते हैं हमारे अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कारक के बारे में आपको याद रखते हुए चलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम में कारक के भेद। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है सर्वनाम में कारक के भेद, तो बताना 7 होते हैं। किसे शामिल नहीं किया जाता तो बताना जो दिया गया है संबोधन कारक, इसे आपका सर्वनाम में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, जब कभी भी आप कारक पढ़ोगे तो एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी, इनके बारे में पूछा जाता है कि किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर हमारे जो होते हैं कारक, इसके कितने भेद होते हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के भेद माने गए हैं आपके 6, ना कि 8 माने गए हैं। जबकि अगर हम नॉर्मल देखेंगे कितने भेद होते हैं, तो हम बताते हैं 8। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व करोगे, क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है हे प्रभु, और विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा है, अर्थात कौन सा हो जाएगा ये हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबोधन कारक। कौन सा कारक हो जाएगा हमारा? संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको वर्तनी का चयन करना है। क्या लिखा है? अंतर्द्वंद लिखा है, कौन सा हमारा सही होगा? देखो जब हम द्वंद लिखते हैं, द्वंद समास आता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी, जहां ये दोनों द के नीचे ब नहीं होंगे, जैसे ये कट जाएगा और आपका ये भी कट जाएगा, क्योंकि द के नीचे ब लगा हुआ नहीं। आप इस तरह से छाट सकते हो, क्योंकि द्वंद लगाते हैं, जो द्वंद युद्ध होता है जब हम पढ़ते हैं अपने समास, द्वंद समास, तो उसमें इसी तरह से आता है। अब बताओ कौन सा होगा, या तो ए होगा या डी होगा, कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर होने वाला है? तो याद रखना जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा अंतर्द्वंद बिल्कुल सही लिखा गया है। जो ए में है वो अंतःद्वंद बोलेंगे उसे, उसमें है की अब आ जाएगी, जबकि अंतर्द्वंद होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा 11, और क्या पूछा गया इसमें?
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं पूछा है। पूर्वी हिंदी की कौन सी हमारी बोली नहीं है? अगर आपने पिछली क्लासें देखी होंगी तो जब कभी भी हमारा पूर्व हिंदी आता है, हम एक शब्द बोलते हैं शॉर्ट में, जिसे बोलते हैं अब छह। ऐसे क्या होता हमारा अवधि, ऐसे अवधि, वैसे होता हमारा बघेली, ऐसे अवधि, वैसे बघेली, और छह से क्या होता हमारा छत्तीसगढ़ी। तो ये तीन आती है हमारी अब छह, जिसे हम बोल देते हैं अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब इनसे जो अलग होगी वो नहीं होगी, तो कौन सी दी गई है? मगही दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो क्या बताना, मगही पूर्वी हिंदी की नहीं होती, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। लेकिन उससे अलग जो आपको चीजें याद रखनी है, जो हमारी दी गई है अवधि, रामचरितमानस, पद्मावत इसी में लिखी गई है, लेकिन इससे अलग इसकी विशेषता है, दो उपबोली पूछी जाती है। जैसे एक आती है, याद रखना, कोसली, और इसी के साथ आती है बेसाड़ी या बेशवाड़ी। तो कोसली और बेसाड़ी किसके अंदर आती है? तो बताना, ये हमारी उपबोलियां है अवधि की। उसके बाद बघेली को पढ़ते हो तो एक नाम सुना होगा आपने, रवाई। रवाई उपबोली किसके अंतर्गत आती है? तो बघेली के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी के अंदर भी पढ़ी आपने होगी, एक आती है लरिया और दूसरी होती है खलटाही। लरिया और खलटाई छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखना, इनके अंतर्गत जो बोलियां है, इनके अंतर्गत जो हमारी उपबोली आती है, हमारे एग्जामों में पूछी जाती है। जैसे खड़ी बोली की पूछी जाती है, ठीक है, बिजनौरी पूछी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है रिपीट क्वेश्चन। शायद अभी हमने शायद 8 या 10 प्रैक्टिस सेट पहले कराया था, अब ये फिर से आया है। जितनी बार आएंगे चीजें उतनी जो महत्वपूर्ण होती है बता दी जाती है। अपभ्रंश के कुल कितने स्वर होते हैं? जो हमारा अपभ्रंश होता है उसमें हमारे कितने स्वर दिए जाते हैं, अपभ्रंश के बारे में बात की गई है ये। तो याद रखना, जो हमारा अपभ्रंश होता है इसमें कितने स्वर होते हैं? तो इसमें हमारे 8 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना, पहला आएगा आपका ए, उसके बाद आ, दोनों आ जाएंगे ए और आ। उसके बाद ई और ई दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हमारा उ और उ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल बराबर चलते हैं जोड़े के साथ, ए और आ, ई और ई, उ और उ। अब देखो बचा क्या है, एक आता है 7वें नंबर का ए, और उसके बाद होता हमारा ओ। ये टोटल हमारे 8 होते हैं जो स्वर दिए गए अपभ्रंश में। अब किसे काउंट नहीं किया जाता? तो आपको बताना है सर, जो हमारा ए का बड़ा रूप होता है आए, इसे शामिल नहीं करते, और ओ का बड़ा रूप औ को शामिल नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछ लिया अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश का स्वर नहीं है? तो याद रखना, ये दोनों आपको ऑप्शन में टकराएंगे। सही है, याद रखना। अब अपभ्रंश के बारे में जो आपको याद रखना, अपभ्रंश के उपनाम आते हैं, उपनाम के अपभ्रंश को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बताना, इसे हम उकार बहुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उकार बहुला बोलते हैं। उसके बाद इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं। तो बताना, अपभ्रंश के जन्मदाता कौन है? तो व्यक्ति का नाम आता है आचार्य बिहारी। क्या नाम है? आचार्य बिहारी। अपभ्रंश का कार्यकाल पूछा जाए, अपभ्रंश कब से कब तक रही हमारे यहाँ? तो बताना, इसका कार्यकाल आता है हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाता है, जितनी भी भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है? तो उसका क्वेश्चन आंसर होता है हमारा अपभ्रंश। भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ? तो किससे हुआ है बताना, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा 13वां जो हमारा दिया गया है, और क्या बोला है
किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया, कृत प्रत्यय से कौन सा हमारा कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता? बताइए। पहले देखा है भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद क्रियावाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कौन सा होता जो हमारा कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता? तो याद रखना जो दिया गया हमारा संबंधवाचक कृत प्रत्यय, ये हमारे कृत प्रत्यय का भेद नहीं माना जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अपना 14वां। आसान क्वेश्चन, संधि से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछा है? सत छाया में कौन सी संधि होगी? तो आसान है, कौन सी हो जाएगी हमारी? सत धन छाया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15। और क्या पूछा गया है इसमें? ये हमारा वाक्यांश क्वेश्चन पूछा गया है, अनेक शब्दों से एक शब्द से। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पर्वत प्रदेश, उसके बाद अंतराल, उसके बाद क्षितिज या पठार। तो जहां धरती और आकाश दोनों मिलते दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्या पूछा गया है इसमें? इसमें अशुद्धि पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। 4 अतिथि आ गए हैं, असको लिखा है, असको जलपान कराना है। अब असको तो गलत है, देखो है ना। 4 अतिथि आ गए हैं, असको जलपान कराना है में किस तरह की अशुद्धि है? 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखो कौन सी हमारी अशुद्धि है। क्या सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्या वचन संबंधी है, क्या क्रिया संबंधी है, क्या कारक संबंधी है? कौन सी अशुद्धि है? क्वेश्चन तो अशुद्धि के साथ पूछा है, लेकिन सर्वनाम, वचन, क्रिया और कारक से पूछा गया है। तो याद रखना 4 अतिथि आ गए हैं, असको नहीं होता, उनको होता, उनको। और जो गलती है ये हमारी कौन सी है? सर्वनाम संबंधी गलती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें 4 अतिथि आ गए हैं, असको नहीं होगा, उसको होगा या उनको होता, जलपान कराओ। 17 क्या दिया गया है? हमें क्या पहचानना है इसमें? मिश्र वाक्य पहचानना है। कौन सा हमारा मिश्र वाक्य है? लगभग हर पिछले 5-7 जितनी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें एक क्वेश्चन जो मिश्र, संयुक्त और सरल से जरूर आया है। यहां पर भी दे दिया गया है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो पहचान आपको याद रखनी है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, ये याद रखना मिश्र वाक्य की पहचान। उससे अलग मिश्र वाक्य में क्या क्या आता है? एक तो की आता है, उसके बाद वह आता है, उसके बाद उसे आता है, उसके बाद तो आता है, उसके बाद तक आता है, और उसके बाद ज्या वाले शब्द आते हैं, जैसे कि जब, तब, उसके बाद जितना, जितना, उतना, उसके बाद जिसका और जिसने। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब देख लेते हैं जिसमें भी हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन पहचान जाएगा। पहला क्या दिया गया है? वह ज्ञानी है, मान लेते हैं, किंतु जिद्दी है। दो अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य होगा, ना कि मिश्र वाक्य होगा। उसके बाद सीता पढ़ रही है, ये तो बिल्कुल सरल वाक्य है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आकाश में बिजली चमकती है, सरल है। अब क्या बचा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और जिसने से हम पहचान भी कर लेंगे। ठीक है, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित भी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन पूछा गया हमारा अलंकार से। और क्या पूछा गया है? रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि राम, रहीम, ठीक है, या रहीमन, राम, रहीम, उसके बाद
रावण, श्याम, उसके बाद घनश्याम, ये ऐसे नाम है जो मैक्सिमम आपको याद रखना है। मैक्सिमम कहां आते हैं? हमारे श्लेष अलंकार में आते हैं। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा अलंकार हमारा? रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस शून। कौन सा अलंकार है हमारा? तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ये याद रखना। जहां एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आपको याद रखना कि पूछा जाता है श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सैभंग और दूसरा होता है अभंग। अभंग और सैभंग किसके अंग है? तो बताना श्लेष अलंकार के अंग होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? इसमें दिया गया है ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा सबसे अधिक किसके निकट है? अब देखो जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे प्रीवियस पेपर में आए हुए, और मैं मानता हूं अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप 2-3 क्वेश्चन हिंदी में पीछे ही रह जाओगे। तो इसी कारण प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 या 4-5 पेपर क्वेश्चन तो हमारे हमेशा रिपीट चलते रहते हैं। देखो अब जैसा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा सबसे अधिक किसके निकट है? ऑप्शन दे दिए गए अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, और इसमें से कोई सा नहीं। तो किसके सर्वाधिक निकट है प्राकृत भाषा? तो बताना ये हमारे पाली के निकट आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, और क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? किस नाम से? कवि सम्राट के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बताओ। पहले दिए गए हैं हमारे मैथिली शरणगुप्त। तो मैथिली शरणगुप्त को तो हम अपना दद्दा बोलते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दद्दा के नाम से। और एक और नाम आता है मैथिली शरणगुप्त का, क्या बोलते हैं इन्हें? प्रथम राष्ट्र कवि। हमारे प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो बताना मैथिली शरणगुप्त है। उसके बाद दूसरे दे दिए गए हमारे, जो दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें क्या क्या बोलते हैं? एक तो इनका नाम आता है झारखंडी। किस व्यक्ति को झारखंडी बोला जाता है? तो बताना जयशंकर प्रसाद जी को। उसके बाद नेक्स्ट और याद रखना, इन्हें ही बोलते हैं कलाधर। क्या बोलते हैं? कलाधर। और नाम इनके तो बताना आधुनिक कविता के सुमेरु। आधुनिक कविता के सुमेरु बोला जाता है। तो ये सब किसके नाम है? जयशंकर प्रसाद। जबकि क्वेश्चन जो पूछा गया था कवि सम्राट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हम क्या बोलते हैं? कवि सम्राट बोला गया है। ठीक है, तो ये उपनाम है, यहां से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो हमारा दिया गया है, और क्या दिया गया है? ये हमारा वाक्यांश क्वेश्चन है। सही है। और क्या दिया गया है? किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मुझे आता है, कमेंट बॉक्स में बताना जो भी आपको लगता है कि इसमें ए बी सी या हमारा जो दिया गया है डी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होने वाला है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश बताना है आपको। ठीक है, ये हमारी सीरीज चलाई जा रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।